पूर्वांचल का एक ब्राह्मण नेता जिसने जेल से विधायकी लड़ी तो जबरदस्त जीत हासिल हुई, लेकिन ये जीत ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले उस वक्त के मुख्यमंत्री को रास नहीं आई तो गिरफ्तार करा लिया गया। खबर फैली कि उस ब्राह्मण विधायक का एनकाउंटर होने वाला है। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर छोड़िए, उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, फिर भी उस ब्राह्मण विधायक की गिरफ्तारी पर पूर्वांचल धधक उठा। जहां उस ब्राह्मण विधायक को गिरफ्तारी के बाद रखा गया था, वहां 100-200 नहीं बल्कि 5000 लोगों की भीड़ पहुंच गई। थाने को घेर लिया गया। बात दिल्ली तक पहुंची तो फौरन ही उस विधायक को छोड़ना पड़ा और यहां से शुरू हुई जंग ब्राह्मण बनाम ठाकुर की। जिस गोरखपुर को आज योगी आदित्यनाथ और मठ के नाम से जाना जाता है, उसी गोरक्षनाथ पीठ को खुले तौर पर उस ब्राह्मण विधायक ने चुनौती दी थी। सियासत से लेकर जरायम की दुनिया के कई खिलाड़ियों के सिर पर हाथ रखा तो अपने ही चेलों से जान का खतरा भी सताने लगा। जी हां, बात हो रही है हरिशंकर तिवारी की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं कालचक्र। अस्सी और 90 के दशक में गोरखपुर में खुलकर अदावत हो रही थी। दो गुट तेजी से उभरे भी और जमकर टकराव भी हुआ। जब जब किसी ब्राह्मण की जान जाती तो उसका आरोप वीरेंद्र प्रताप शाही गुट पर लगता और जब किसी ठाकुर की जान जाती तो उसका आरोप हरिशंकर तिवारी गुट पर लगता। यानी खुलकर ब्राह्मण बनाम ठाकुर की जंग शुरू हो गई थी। लेकिन यह लड़ाई शाही और तिवारी के बीच की नहीं थी। इसकी नींव 60 के दशक में ही पड़ गई थी और गढ़ बना था गोरखपुर विश्वविद्यालय। दरअसल साल 1956 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी। गोरखपुर के उस वक्त के डीएम सुरीत नारायण मणि त्रिपाठी यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक थे। उस दौर में यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी पर नियंत्रण का मतलब होता था नियुक्तियों पर कब्जा। त्रिपाठी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष थे तो वहीं गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ गवर्निंग कमेटी के सदस्य थे। दोनों यूनिवर्सिटी पर अपना नियंत्रण चाहते थे और यहीं से नींव पड़ी गोरखपुर में जाति आधारित गैंग वॉर की। बात 1970 के दशक की है, जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हुए, जहां एक छात्र नेता थे रविंद्र सिंह। दरअसल गोरखपुर में आजादी के बाद से ही मठ का दबदबा रहा और मठ पर ठाकुरों का वर्चस्व। मठ में जो छत्री छत्रप की पॉलिटिक्स की शुरुआत की बात करते हैं तो वो दिग्विजयनाथ के दौर में बिल्कुल नहीं थे। कारण क्या था कि उस समय हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे थे और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने का कोई केंद्र बिंदु नहीं था, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का कोई सेंटर नहीं था। ये उस पॉलिटिक्स को कर रहे थे। दिग्विजयनाथ से लेकर महंत अवैधनाथ के जमाने से ही मठ में दरबार लगता था और जो फैसला मठ ने सुना दिया उसे बड़े से बड़ा अधिकारी भी टाल नहीं पाता था। इसका असर गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ के चुनाव में भी देखने को मिला। ऐसे में रविंद्र सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए और यूनिवर्सिटी में भी ठाकुरों का वर्चस्व हो गया। इस दौर में गोरखपुर जिले की चिल्लूपार विधानसभा के टांडा गांव में जन्मे हरिशंकर तिवारी ने दाखिला लिया। बचपन से ही गोरखपुर में ठाकुरों का दबदबा देखते रहे तो यूनिवर्सिटी में दाखिले के साथ ही अपना गोल सेट कर लिया, ब्राह्मणों को एकजुट करने का। ऐसा नहीं था कि उस वक्त गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण छात्र नहीं थे, लेकिन वो पढ़ने लिखने में तेज थे। लेकिन कहीं ना कहीं ठाकुरों का दबदबा उनको भी खलता था। ऐसे में हरिशंकर तिवारी ने किराए पर मकान लेकर ब्राह्मण छात्रों को एकजुट करना शुरू किया, लेकिन खास सफलता नहीं मिली। इसी दौरान गोरखपुर के वो अधिकारी जो मठ की मनमानी से परेशान थे, उनकी नजर हरिशंकर तिवारी पर पड़ गई। कहा जाता है कि गोरखपुर के उस वक्त के डीएम ने हरिशंकर तिवारी को सह देना शुरू कर दी, जिससे मठ के समांतर ताकत को खड़ा किया जा सके, दरबार को शिफ्ट किया जा सके। वहीं हरिशंकर तिवारी को भी ऐसे ही मौके की तलाश थी तो अधिकारियों के सह मिलते ही हरिशंकर तिवारी ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत की एक स्थायी पते के साथ, एक ऐसी जगह जहां किलेबंदी हो सके, दरबार सजे, लोगों की शिकायतें सुनी जाएं और फैसले दिए जाएं। इसे नाम दिया गया हाता और यहां से शुरू हुआ हाता बनाम
मठ का युद्ध, जिसने कई मोड़ लिए। एक तरफ ठाकुरों का वर्चस्व तो दूसरी तरफ अधिकारियों का आशीर्वाद से आगे बढ़ते हरिशंकर तिवारी। लेकिन हरिशंकर तिवारी भी समझ गए थे सिर्फ ब्राह्मणों की एकजुटता से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में रेलवे के ठेके पट्टों पर हाथ आजमाना शुरू किया। दरअसल कहा जाता है कि रेलवे के टेंडर में हाथ आजमाने के लिए बेशुमार ताकत होनी चाहिए थी, जो हरिशंकर तिवारी को प्रशासन के सहयोग से मिल चुकी थी। अब हरिशंकर तिवारी के पास ताकत भी थी और पैसा भी। जो कंपनियां टेंडर चाहती थी वो अपने हिसाब से टेंडर बनवाती थी। जब टेंडर बनवाती थी तो किसी को लेने की कोई हैसियत ही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी। उनकी कंपनी उस यार्ड डिस्ट्रिक्ट पर खरी ही नहीं उतरती थी। इसलिए यह कहना कि दूसरे लोग नहीं पाते थे, ये गलत होगा। सही यह है कि टेंडर ऐसे बनते थे कि हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही और जो इस तरह के इनके लोग हैं उनकी कंपनियों को काम मिले, उनकी कंपनियों को ही काम मिलता था। ये लोग काम को सबलेट करते थे और उन लोगों को भी काम मिल जाता था जिनकी छोटी छोटी कंपनियां होती थी। तो अपने बनाए हाथा में जमीन जायदाद के झगड़े निपटाए जाने लगे, ठेके टेंडर के फैसले भी होने लगे। लेकिन जिन अधिकारियों ने मठ के खिलाफ हरिशंकर तिवारी को खड़ा किया था, उन्हीं अधिकारियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हरिशंकर तिवारी इतने बड़े और ताकतवर हो जाएंगे कि प्रशासन भी बेबस हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पूर्वांचल और बिहार में सबसे बड़ी लड़ाई रेल के ठेके और पट्टे को लेकर ही रही है, जिसके पीछे रेल मंत्रालय बिहार और उत्तर प्रदेश के नेताओं के आसपास ही माना जाता है। खासकर 1973 से लेकर 1977 यानी ललित नारायण मिश्रा से लेकर कमलापति त्रिपाठी के कार्यकाल तक। इसके बाद कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री रहे। ऐसे में यूपी बिहार में रेलवे का काम तेजी पकड़ने लगा और रेलवे के ठेके पट्टे में बेतहाशा खून भी बहाया जाने लगा। अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए हरिशंकर तिवारी भी इसी खेल में कूद पड़े थे। ठेके पट्टों की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाने लगी। गोरखपुर में रोजाना गोलीबारी होने लगी। कहा तो ये तक जाता है कि उस वक्त बाहर के लोग गोरखपुर आने से डरने और घबराने लगे थे। यही नहीं, गोरखपुर से गुजरने वाली ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री रात में गोरखपुर स्टेशन आते ही दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिया करते थे। और तो और ये भी कहा जाता है कि उस दौर में यात्री उसी ट्रेन में रिजर्वेशन कराना पसंद करते थे जो ट्रेन गोरखपुर स्टेशन पर न रुकती। गोरखपुर विश्वविद्यालय से शुरू हुआ हरिशंकर तिवारी का दबदबा पूर्वांचल में अब दिखने को मिल रहा था। लेकिन उनकी तरक्की का सबसे बड़ा रोड़ा बने वीरेंद्र प्रताप शाही, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रविंद्र सिंह के करीबी थे। तो ये जो हत्याएं शुरू होती हैं वो इसलिए नहीं होती हैं कि हरिशंकर तिवारी को जेल में नहीं डाला गया, हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार नहीं किया गया, हरिशंकर तिवारी के खिलाफ पुलिस नहीं थी, मुकदमा नहीं लिखा गया, सब कुछ किया गया। पर आज भी सरकार और पहले भी किसी चीज को सरकार पूरी तरह रोक नहीं सकती है। यह जरूर है कि वो सही अभियुक्त पकड़ सकती है, उसे जेल भेज सकती है, पर कानून भी अपना काम करता रहता है। इन लोगों ने कानून के काम का फायदा उठाया। दरअसल रविंद्र सिंह 1967 में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी चले गए, जहां फिर छात्र संघ का चुनाव लड़ा और साल 1972 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। ऐसे में गोरखपुर विश्वविद्यालय में राजनीति की कमान अप्रत्यक्ष रूप से वीरेंद्र प्रताप शाही के हाथों में आ गई। हरिशंकर तिवारी के लिए इतना ही झटका कम नहीं था, क्योंकि साल 1977 में रविंद्र सिंह जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बन गए। अब वीरेंद्र प्रताप शाही के पास ठाकुरों की ताकत और सत्ता की हनक दोनों मौजूद। इसी बीच एक वारदात ने गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल को थर्रा कर रख दिया। तारीख 27 अगस्त 1979, जगह गोरखपुर रेलवे स्टेशन। विधायक रविंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। शान अवध एक्सप्रेस का इंतजार था, जिसमें सवार होकर लखनऊ पहुंचना था, जहां उस वक्त के मुख्यमंत्री बनारसी दास के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा होनी थी और विधायक रविंद्र सिंह को विधानसभा की कार्रवाई में शिरकत करनी थी। ट्रेन रुकी, लेकिन तभी फर्स्ट क्लास के कोच के पास दनादन गोलियां चलने लगी। इस वारदात में रविंद्र सिंह का सीना छलनी हो गया
वहीं एक आम यात्री की भी मौत हो गई। आनंद फानन में रविंद्र सिंह को अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक रविंद्र सिंह की मौत हो गई थी। इस वारदात ने वीरेंद्र प्रताप शाही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। पहले ही समझ आ गया था कि इस हत्याकांड के बाद जो आग सुलगेगी वो जल्दी बुझने वाली नहीं है, क्योंकि रविंद्र सिंह जितने सुलझे हुए थे उसके उलट उतने ही सख्त वीरेंद्र प्रताप शाही थे। उनके लिए कहा जाता था कि वो बेहद ही मनबड़ किस्म के शख्स थे, कुल मिलाकर खाटी ठाकुर। जिसे दुलार करते तो सब कुछ लुटा देते और किसी से नाराज होते तो सरेआम बेइज्जत करने से भी बाज नहीं आते थे। रविंद्र सिंह के बाद वीरेंद्र प्रताप शाही ठाकुरों के नेता बन गए। दरबार सजने लगे, खुलेआम मरने मारने पर उतारू हो जाते। ऐसे में खबर मिली कि विधायक रविंद्र सिंह हत्याकांड को गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक छात्र रंग नारायण पांडे ने अंजाम दिया था, जो हरिशंकर तिवारी का करीबी था। फिर क्या, रंग नारायण पांडे की हत्या हो गई। आरोप लगा वीरेंद्र प्रताप शाही पर। अब तक पूर्वांचल 2 हिस्सों में बंट चुका था। आजमगढ़, मऊ और देवरिया के ब्राह्मण बाहुल्य गांव पर हरिशंकर तिवारी का दबदबा था, तो वहीं महाराजगंज समेत आसपास के ठाकुर बाहुल्य इलाके में वीरेंद्र प्रताप शाही की तूती बोलती थी। ऐसे में वीरेंद्र प्रताप शाही ने एक और दाव चला, अपने गुरु रविंद्र सिंह के रास्ते पर चल पड़े। खादी पहन ली और साल 1980 में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। कहा जाता है वीरेंद्र प्रताप शाही जितने मनबड़ थे उतने ही जुबान के पक्के भी। जब वीरेंद्र प्रताप शाही ने लक्ष्मीपुर सीट से विधायकी लड़ने का ऐलान किया तो जनता पार्टी ने उन्हें टिकट ऑफर भी किया था, लेकिन एक बार जब वीरेंद्र प्रताप शाही ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो पीछे नहीं हटे और निर्दलीय चुनाव लड़ा भी और जीता भी। इसी के साथ उनको शेरे पूर्वांचल कहा जाने लगा। ये किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल रविंद्र सिंह की हत्या के बाद वीरेंद्र प्रताप शाही ठाकुरों के नेता हो गए थे, चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। कहा जाता है कि वो इस दौरान कई रैली और जनसभा किया करते थे। अपने जुलूस में 4 से 5 गाड़ियां लेकर निकलते थे, लेकिन देखते ही देखते उनका काफिला सैकड़ों गाड़ियों में तब्दील हो जाया करता था। लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना और ऑन द स्पॉट समाधान करना, ये उनकी सियासत का तरीका था। कहा तो ये भी जाता है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में वो खुली जीप में जिंदा शेर के साथ निकलते थे और उनका चुनाव चिन्ह भी शेर ही था। इसी वजह से उनको शेर पूर्वांचल कहा जाने लगा। यही नहीं, लक्ष्मीपुर सीट पर वीरेंद्र प्रताप शाही ने जबरदस्त जीत हासिल की। रविंद्र सिंह की हत्या के बाद से ही वीरेंद्र प्रताप शाही की नजर में हरिशंकर तिवारी चढ़े हुए थे। वो बात अलग है कि हरिशंकर तिवारी छोटे कद के लेकिन तेज दिमाग वाले नेता थे। वो सीधे सीधे न किसी से पंगा लेते थे और न ही किसी को छेड़ते थे। वो पर्दे के पीछे रहकर खेल किया करते थे। लेकिन वीरेंद्र प्रताप शाही के विधायक बनने के बाद हरिशंकर तिवारी की परेशानियां बढ़ने लगी थी। इसका एक ही समाधान नजर आया, चुनाव लड़ने का। उस समय वो दौर ऐसा था कि उसमें तमाम बाहुबली निर्दलीय जीत रहे थे। वीरेंद्र प्रताप शाही जी जीत गए थे, जौनपुर में एक बाहुबली जीत गए थे निर्दलीय, एक बाहुबली हरिशंकर तिवारी निर्दलीय जीत गए। तो उस समय जेल से और निर्दलीय जीतने का एक चलन था, इसलिए ये जीत गए। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो उनके जीतने की कोई वजह पॉलिटिक्स में उतरना था या कोई पॉलिटिकल बहुत समझदारी थी। विधायक बन के एक शेल्टर मिल जाता था, जेल में भी थोड़ी सुविधा मिलती थी, कानून के लिहाज से भी थोड़ी मदद मिलती थी। आप माननीय हो जाते थे तो आपके पास लोगों का मिलना जुलना, उठना बैठना, इकट्ठा होना, यह आसान हो जाता था। साल 1980 केंद्र की सियासत करवट ले चुकी थी। आपातकाल के बाद महज 3 साल में देश ने 2 प्रधानमंत्री देख लिए थे, पहले मोरारजी देसाई और दूसरे चौधरी चरण सिंह। साल 1980 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में फिर से इंदिरा गांधी की लहर चली और वो पीएम बनी। ऐसे में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को जेल तक जाना पड़ा था, तो अपने प्रतिद्वंदियों को सबक सिखाने के लिए एक नया कानून लाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका। हरिशंकर तिवारी मौके को भांप चुके थे, तो पहली फुर्सत में कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 1984 में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ। हरिशंकर तिवारी ने महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया।
जैसे ही हरिशंकर तिवारी ने नामांकन किया उसी दिन उनको रासुका के तहत गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं हरिशंकर तिवारी को टक्कर देने के लिए वीरेंद्र प्रताप शाही ने भी निर्दलीय पर्चा भर दिया। महाराजगंज में वीरेंद्र प्रताप शाही का दबदबा था। पूरी उम्मीद थी कि बाहुबल के दम पर वीरेंद्र प्रताप शाही चुनाव निकाल लेंगे और सांसद बन जाएंगे, लेकिन यहां हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही गच्चा खा गए। कांग्रेस के जितेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की। कुल मिलाकर हरिशंकर तिवारी का सपना अधूरा रह गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। साल 1985 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। हरिशंकर तिवारी कांग्रेस में ही थे जो गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके सामने इस बार वीरेंद्र प्रताप शाही नहीं बल्कि ब्राह्मण नेता भृगुनाथ चतुर्वेदी चुनौती बने। लेकिन हरिशंकर तिवारी की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। बताया जाता है कि भृगुनाथ तिवारी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद हरिशंकर तिवारी को कांग्रेस से विधायक की टिकट मिलना तय था, लेकिन उस वक्त गोरखपुर से कांग्रेस के एक बड़े दलित नेता महावीर प्रसाद ने पेच फंसा दिया था। हाईकमान को यह समझाने में वो कामयाब रहे कि हरिशंकर तिवारी रासुका के तहत जेल में बंद है, इससे पार्टी की छवि खराब हो सकती है। कांग्रेस ने हरिशंकर तिवारी को टिकट देने से मना कर दिया। भृगुनाथ चतुर्वेदी ने इसे दिल पर ले लिया, कांग्रेस छोड़ी और हरिशंकर तिवारी को निर्दलीय मैदान में उतार दिया। उस वक्त हरिशंकर तिवारी जेल में ही बंद थे। बाहुबल के साथ साथ भृगुनाथ चतुर्वेदी की छवि ने बड़ा असर छोड़ा और जेल में रहते हुए हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार सीट से विधायक बन गए। और यहीं से असल में शुरू हुआ वो सिलसिला जब कोई भी बाहुबली जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाता है, वो सांसद या विधायक बन जाता है। भारतीय इतिहास में ये पहली दफा हरिशंकर तिवारी ने ही किया था। हरिशंकर तिवारी विधायक तो बन गए, लेकिन ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो जंग थी वो बड़े स्तर पर पहुंच चुकी थी। साल 1985 में नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटे और कांग्रेस ने वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। खास बात यह थी कि वीर बहादुर सिंह खुद महाराजगंज की पनियारा सीट से चुनाव जीते थे। ऐसे में गोरखपुर और पूर्वांचल में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो जंग चल रही थी उसमें सत्ता के दम पर दखलंदाजी कर रहे थे। कहा जाता है कि वीर बहादुर सिंह की एक गलती ने हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल का एक बड़ा ब्राह्मण नेता बना दिया। तब वीर बहादुर सिंह ने दोनों लोगों को, ब्राह्मण और क्षत्रिय पॉलिटिक्स जो चल रही थी, जो इनके बाहुबली थे, उन दोनों को क्रश करने की पूरी कोशिश की, ईमानदार कोशिश की। और उनका राजनीति में अपराधीकरण से कोई लेना देना नहीं था, न तो उनका व्यक्तिगत था, न उस समय की पॉलिटिक्स में इसको स्पेस थी। यही कारण है कि जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बन के पहली बार गए तो उन्होंने पहली मीटिंग में ही यह कहा कि साहब ये दो लोग इस गोरखपुर में ढेर सारे असलहे के साथ, तमाम गाड़ियों के साथ क्यों घूमते नजर आते हैं। और उसी दिन शाम को पुलिस प्रशासन ने इन दोनों लोगों को गोल घर में दो पटरियों पर अलग अलग बिना आर्म्स के घूमते हुए जनता को दिखा दिया और ये बता दिया कि आपस में इनको एक दूसरे से दुश्मनी नहीं है। ये लोगों को डराने के लिए ऐसा करते हैं। ये जो इनका गाड़ियों का लाव लश्कर है, हथियार दिखते हैं, ये एक दूसरे के प्रति नहीं, ये जनता को डराने के लिए है। तो हरिशंकर तिवारी या वीरेंद्र प्रताप शाही या उस समय के जो भी ठाकुर और ब्राह्मण पॉलिटिक्स कर रहे थे, किसी को भी वीर बहादुर सिंह का कोई शेल्टर नहीं था। साल 1986, जगह बड़हलगंज, गोरखपुर। नेशनल डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम था। मुख्य अतिथि थे कमलापति त्रिपाठी, कांग्रेस और ब्राह्मणों के एक बड़े नेता। इस कार्यक्रम के आयोजक थे विधायक हरिशंकर तिवारी। कार्यक्रम खत्म हुआ तो कमलापति त्रिपाठी के काफिले को छोड़ने के लिए हरिशंकर तिवारी 3 किलोमीटर दूर दोहरी घाट तक गए, जो मऊ जिले में आता है। इस दौरान वापसी में जैसे ही हरिशंकर तिवारी का काफिला गोरखपुर लौटा तो गोरखपुर में घुसने से पहले ही हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार करा लिया गया। उस वक्त हंगामा हो गया कि वीर बहादुर सिंह की मंशा हरिशंकर तिवारी का एनकाउंटर कराने की है। बात इतनी तेजी से फैली कि जब तक हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार कर मुख्यालय लाया गया, तब तक 5000 लोगों ने थाने को घेर लिया।
जय जय शंकर, जय हरिशंकर के नारे लग रहे थे। उधर कमलापति त्रिपाठी वाराणसी पहुंचे थे। उनको सूचना मिली, फौरन ही कमलापति त्रिपाठी ने वीर बहादुर सिंह से फोन पर बात की और आखिरकार हरिशंकर तिवारी को छोड़ना पड़ा और इस तरह हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के एक बड़े नेता बन गए। एक तरफ हरिशंकर तिवारी अपने राजनीति दखल को बढ़ा रहे थे, तो वहीं अपराधियों के बीच भी अपना वर्चस्व भी हरिशंकर तिवारी ने बनाए रखा। जिन साधु सिंह और मखनू सिंह को उंगली पकड़कर मुख्तार अंसारी जरायम की दुनिया में उतरा, वहीं साधु सिंह और मखनू सिंह हरिशंकर तिवारी के लिए काम किया करते थे। हरिशंकर तिवारी की छत्र छाया में कई अपराधी पले बड़े, उनकी उंगली पकड़कर जरायम की दुनिया में बड़े भी हुए। एक तरफ ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जंग गोरखपुर में चल रही थी, तो वहीं मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच भी अदावत चरम पर थी। खुलेआम गैंगवॉर हो रही थी, लेकिन उस गैंगवॉर के बीच अपने वर्चस्व को लगातार कायम रखने में हरिशंकर तिवारी हमेशा ही कामयाब रहे। हरिशंकर तिवारी के हाथा से ही एक नेता निकले जिन्होंने हरिशंकर तिवारी के सबसे कट्टर दुश्मन का सियासी वजूद पूरी तरह मिटा दिया। नाम अमरमणि त्रिपाठी। वीरेंद्र प्रताप शाही महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से साल 1980 और 1985 में निर्दलीय विधायक चुने गए, लेकिन साल 1989 में हुए विधानसभा चुनाव में लक्ष्मीपुर सीट से वीरेंद्र प्रताप शाही को हरिशंकर तिवारी के शिष्य अमरमणि त्रिपाठी ने ऐसी पटखनी दी कि वो फिर कभी वीरेंद्र प्रताप शाही विधायक नहीं बन पाए। हरिशंकर तिवारी का हाथा जरायम और सियासत दोनों का गढ़ बन चुका था। कहा जाता है कि अगर किसी ब्राह्मण नेता को पूर्वांचल में अपनी सियासी सफर की शुरुआत करनी होती थी तो हाथा में ही माथा टेकना जरूरी था। ऐसे ही बिना हरिशंकर तिवारी की इजाजत के बिना कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन वक्त कहां रुकता है। जिस दौर में हरिशंकर तिवारी सियासत और जरायम में अपने जलवे बिखेर रहे थे, उसी वक्त एक नया लड़का पूर्वांचल में तेजी से ऊपर उठ रहा था। नाम श्री प्रकाश शुक्ला। गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा का एक गांव है मामखोर, जहां के रहने वाले श्री प्रकाश ने कम ही उम्र में जरायम की दुनिया को हिलाकर रख दिया। शुरुआत को बहन की छेड़छाड़ करने वाले की हत्या से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते उत्तर प्रदेश और बिहार में उसका दबदबा हो गया था। एक के बाद एक हत्याओं को अंजाम दे रहा था और उसके गॉडफादर बने थे बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह। वीरेंद्र प्रताप शाही चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन रेलवे के ठेके पट्टों के लिए अब भी लड़ने भिड़ने को तैयार थे। ऐसे में गोरखपुर रेल डिवीजन में ठेकेदारी को लेकर एक तरफ वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी थे जो आपस में ही जूझ रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह थे। कहा जाता है कि जब भी सूरजभान सिंह के आदमी टेंडर डालने जाते थे तो उनको पीट कर भगा दिया जाता था। ऐसे में सूरजभान सिंह ने हरिशंकर तिवारी का साथ पकड़ लिया। बावजूद इसके वीरेंद्र प्रताप शाही के लोग सूरजभान सिंह को टेंडर भरने नहीं दे रहे थे। सूरजभान सिंह ने हरिशंकर तिवारी से किसी स्थानीय दबंग की मदद की गुहार लगाई थी। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी ही थे जिन्होंने उस वक्त सूरजभान से कहा था कि श्री प्रकाश शुक्ला बहन से छेड़खानी करने वाले की हत्या करके बैंकॉक भाग गया था। एक लंबे अरसे के बाद लौटा था और अपनी धमक लगातार महसूस करा रहा था। बस उसकी भी चाहत थी कि उसे कोई गॉडफादर मिल जाए। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को झुकने की आदत नहीं थी। हरिशंकर तिवारी के हाथा में आने का मतलब तिवारी के सामने सिर झुकाना था। इसलिए श्री प्रकाश शुक्ला किसी और बाहुबली को तलाश रहा था। ऐसे में सूरजभान सिंह का साथ श्री प्रकाश शुक्ला को मिला। उसका बेखौफ अंदाज सूरजभान सिंह को बेहद पसंद आया। वहीं युवाओं में भी श्री प्रकाश शुक्ला का क्रेज देखने को मिल रहा था। लगातार उसका गैंग बहुत बड़ा होता जा रहा था। ऐसे में उसके निशाने पर गोरखपुर के दो बड़े चेहरे यानी वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी आ गए थे। डॉन बनने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने ऐलान कर दिया था कि वो सियासत की दुनिया में कदम रखेगा। ऐसे में उसने हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही को खुलेआम धमकी दी थी। हरिशंकर तिवारी सियासत के हर एक दांव पेच समझते थे, जबकि वीरेंद्र प्रताप शाही ठसक में रहते थे। श्री प्रकाश शुक्ला से धमकी मिलने के बाद हरिशंकर तिवारी सतर्क हो गए।
और कुछ दिन अंडरग्राउंड रहे। तो वहीं खुद की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ उस दौर में उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को अपने साथ ले लिया। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी 2 मिनी बस और गाड़ियों का काफिला लेकर चलते थे और जिस गाड़ी में खुद सवार रहते उसमें श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को हमेशा साथ रखते थे। उनको पता था कि श्री प्रकाश शुक्ला कुछ भी कर सकता है लेकिन अपने पिता पर हमला नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ धमकी तो वीरेंद्र प्रताप शाही को भी मिली थी, लेकिन ठाकुर वाली ठसक थी, हल्के में ले रहे थे। इसी बीच एक बड़ी वारदात हो गई। तारीख 31 मार्च 1997, जगह लखनऊ। किसी काम से वीरेंद्र प्रताप शाही को लखनऊ आना था। पहले से ही लखनऊ में कई वारदातों को खुलेआम श्री प्रकाश शुक्ला ने अंजाम दे रखा था। धमकी मिलने के बाद भी वीरेंद्र प्रताप शाही पर कोई असर नहीं पड़ा। शाही लखनऊ में आए ये जानकारी जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला को मिली, उसने फील्डिंग सेट कर ली और वीरेंद्र प्रताप शाही पर तबातोड़ फायरिंग की और मौत के घाट भी उतार दिया। कहा जाता है कि शाही पर जब हमला हुआ उस वक्त ना तो उनके साथ कोई था और ना ही शाही के साथ कोई हथियार मौजूद था। शाही की हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला का दबदबा और बढ़ गया था। अब वो कल्याण सिंह सरकार में मंत्री हरिशंकर तिवारी को खुली चुनौती देने लगा था। दरअसल कहा जाता है कि जराइम की दुनिया से निकलकर वो राजनीति में आना चाहता था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला खुद सीएम बनने का ख्वाब देखता था। ऐसे में जिस सीट पर लगातार हरिशंकर तिवारी चुनाव जीतते रहे उसी सीट पर दावा ठोक दिया। श्री प्रकाश शुक्ला ने चिल्लूपार सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा जाता है कि पहले से ही कल्याण सिंह से श्री प्रकाश शुक्ला नफरत करता था। वजह थी कल्याण सिंह की जबरदस्त शक्ति, जिसकी वजह से उसके कई लड़के मारे गए थे और उसके गैंग को जबरदस्त नुकसान हुआ था। एक दिन खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 6 करोड़ की सुपारी दी है। फौरन ही एसटीएफ का गठन किया गया और श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो गया। कहा तो यह भी जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने ऐसी कोई सुपारी नहीं ली थी। ये अफवाह जानबूझकर तिवारी गुट की तरफ से फैलाई गई थी, जिससे श्री प्रकाश शुक्ला का काम तमाम हो सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल हरिशंकर तिवारी 6 बार विधायक बने और कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बनने के बाद ऐसा सफर शुरू हुआ कि हर सरकार में मंत्री बनते चले गए। सबसे पहले हरिशंकर तिवारी साल 1997 में कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद साल 1999 में राम प्रकाश गुप्त सरकार में मंत्री रहे। साल 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री रहे। साल 2002 में मायावती की सरकार में भी मंत्री रहे। साल 2003 में मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री रहे। कहते हैं हरिशंकर तिवारी का उनका कोई प्रतिद्वंदी या दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब भी उनका कोई नुकसान हुआ उनके अपनों ने ही किया। जैसे एक वक्त में श्री प्रकाश शुक्ला की मदद की, तो एक वक्त ऐसा भी आया कि हरिशंकर तिवारी को श्री प्रकाश शुक्ला से जान बचाकर छिपना पड़ा। तो वहीं एक वक्त में हरिशंकर तिवारी के करीबी रहे राजेश त्रिपाठी ने ही तिवारी के सियासी करियर को खत्म कर दिया। हरिशंकर तिवारी का साथ छोड़कर राजेश त्रिपाठी बागी हुए और साल 2007 में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा और हराया भी। साल 2012 में भी राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को चिल्लूपार से चुनाव हरा दिया, जिसके बाद हरिशंकर तिवारी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन उसके बाद भी उनका दबदबा कायम रहा। 16 मई 2023 को किडनी फेल होने की वजह से हरिशंकर तिवारी का देहांत हो गया। फिलहाल हरिशंकर तिवारी के बेटे और परिवार के सदस्य लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। साल 2009 में हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी बीएसपी के टिकट पर संत कबीर नगर सीट से सांसद चुने गए। उनके एक और बेटे विनय शंकर तिवारी ने साल 2009 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सीट से सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। साल 2017 में पिता हरिशंकर तिवारी की परंपरागत सीट चिल्लूपार से राजेश त्रिपाठी के खिलाफ विनय शंकर तिवारी ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। लेकिन साल 2022 में विनय शंकर तिवारी चुनाव हार गए। तो ये तो थे पूर्वांचल के बाहुबली और ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी की कहानी। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर किसी और शख्सियत के काल चक्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।